जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर डोडा में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। 1 महीने में डोडा में चौथी मुठभेड़ है। डोडा में 12 जून को हुए थे 2 आतंकी हमले। 26 जून को भी एक एनकाउंटर हुआ था। तो जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर हो रहा है। 26 जून को भी इससे पहले एक एनकाउंटर हो चुका है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके बाद कई जगहों पर आतंकी हमले भी हुए और एनकाउंटर भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर जवाब लगातार हो रहा है। इसी बीच डोडा से खबर, जहां पर 26 तारीख को भी एनकाउंटर हुआ था और आज फिर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच इसमें देर रात से लगातार एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी वहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू के कठुआ में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 8 जुलाई को सेना के वाहन पर यहां पर हमला हुआ था। आतंकी हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। पेट्रोलिंग पर निकले जवानों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। अत्याधुनिक हथियारों से ये आतंकी लैस थे। हमले में 3 से 4 आतंकी के शामिल होने की भी खबर थी। हालांकि बाद में कुछ सूत्रों के हवाले से खबर यह थी कि इस आतंकियों की संख्या करीब 6 से 7 भी हो सकती है। सर्चिंग ऑपरेशन इस बीच लगातार कठुआ इलाके में जारी है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है रात में, तो दूसरी तरफ कठुआ जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन पिछले 48 घंटे से 48 घंटे से माफ कीजिए जारी है, क्योंकि यहां पर आतंकियों ने निशाना बनाया था सेना की गाड़ी को, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये आतंकी यहां से फरार होकर आसपास के इलाकों में छुप गए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो एक तरफ कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ डोडा में एनकाउंटर चल रहा है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। इन तमाम अहम खबरों के साथ दिन भर अब क्या कुछ खास रहेगा और अब तक क्या कुछ खास हुआ है देश और प्रदेश में, हर खबर पर डिटेल में करेंगे बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी वियना में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन से करेंगे मुलाकात। भारत ऑस्ट्रिया के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव, थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। मैदान में है कुल 9 प्रत्याशी। बीजेपी के कमलेश शाह का कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह से मुकाबला। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। कैबिनेट में ई विधान परियोजना का भी रखा जाएगा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में लागू होगी नई शिक्षा नीति, साय कैबिनेट की बैठक में फैसला। 47,000 से ज्यादा आवासहीन परिवारों को मिलेगा मकान। सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे निरस्त। आज रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, नितिन नबीन और सीएम साय होंगे शामिल। निकाय चुनाव और आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। राजगढ़ में निर्माणाधीन 3 जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। उधर कठुआ में आतंकी हमले के बाद से लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से देखने से पहले देखते हैं कि सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं। तो पहली खबर, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज
उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इसी तरह से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के बीच में मुठभेड़, आतंकियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ चल रही है। इधर हाथरस हादसे में एसआईटी ने भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित पब पर एफआईआर दर्ज की गई है और गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बना दिए गए हैं। द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। इन खबरों को विस्तार से बात करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत छिंदवाड़ा से करते हैं। आज जहां महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि आज अमरवाड़ा विधानसभा के लिए उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। कुल 2,57,866 मतदाता यहां पर वोट डालेंगे। अमरवाड़ा में 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,485 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह इनवाती चुनाव लड़ रहे हैं। इधर बीजेपी से कमलेश शाह के बीच टक्कर है। धीरेन्द्र शाह और कमलेश शाह के बीच उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है। 13 जुलाई को मतगणना होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे कमलेश शाह के इस्तीफे की वजह से ही अमरवाड़ा सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। अब इन्हीं कमलेश शाह को, जो कांग्रेस पार्टी से लगातार 3 बार के इस सीट पर विधायक थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शाह इनवाती को मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है। जो स्थानीय धर्म से जुड़े हुए एक संस्था के गुरु हैं, उनके छोटे बेटे हैं धीरेन्द्र शाह इनवाती। और साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसकी वजह से यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन माना यह जा रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। और इस वक्त अमरवाड़ा से ही हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अजय, 7 बज चुके हैं, यानी कि मतदान अब शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान चलेगा। अमरवाड़ा की जनता इस उपचुनाव में आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद करना शुरू कर चुकी है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कहां पर आप मौजूद हैं, बताइए। मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मतदान बस शुरू ही होने वाला है। सबसे अच्छी और सुखद खबर यह है कि मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग भरपूर कर पाएंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव में लगभग 2,58,000 के करीब मतदाता है और 332 पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पर मतदान को लेकर कहीं ना कहीं बहुत जागरूक है मतदाता। हमेशा से अमरवाड़ा जो है छिंदवाड़ा के 7 विधानसभाओं में सर्वाधिक मतदान करने वाला विधानसभा रहा है। 9 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस उपचुनाव में। मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी यहाँ उपस्थिति जबरदस्त है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज अजय, अगर आप किसी मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद हैं तो वहां का नजारा अगर दिखा पाने की स्थिति में तो दिखाइए, क्योंकि ये जो जानकारी आप दे रहे हैं स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। अगर संभव हो तो बताइए कि मतदान केंद्र पर क्या स्थिति है। क्या सवेरे से लाइन लगना शुरू हो गई है या अभी और थोड़ा वक्त लगेगा? आप किस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का समय था, 7:05 हो रहे हैं। मतदान शुरू हुआ या नहीं? मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण इलाके में मैं हूं। ये क्षेत्र जो है अमरवाड़ा विधानसभा का सिंगोड़ी है। चूंकि बहुत शुरुआत है, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ अभी लोग आना शुरू नहीं हुए हैं। मतदान केंद्र एक तरह से खाली है। थोड़ी ही देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे और मतदान करने में अपना इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अभी इस स्थिति ये है कि कुल मिला के मतदान केंद्र की तरफ लोग जो है वो आना शुरू होंगे। अभी एक तरह से मतदान स्थल पर पहुंचने वाला मार्ग जो है वो सुनसान जैसा लग रहा है। थोड़ी देर में ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अजय, आपके जरिए हम तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को कि इस वक्त चूंकि अमरवाड़ा में जनता में कितना रुझान, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि उपचुनाव में जो है जनता उतना उत्साह नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी यहां देखना होगा कि अमरवाड़ा की जनता आज वोटिंग परसेंटेज को लेकर कितना जागरूक रहती है, क्योंकि मौसम अभी अनुकूल है। जब गर्मी में चुनाव यहां पर हुए थे इससे पहले, तो वहां पर मौसम अनुकूल नहीं था, लेकिन इस बार मौसम भी ठीक ठाक है। ऐसे में देखना होगा कि कितना वहां पर वोटिंग परसेंटेज देता है। नजर बना के रखिएगा, लगातार आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है मरवाड़ा में और उपचुनाव हो रहा है। शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी और यहां पर मतदान से जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट आपको हम तस्वीरों के जरिए बताते रहेंगे। फिलहाल बताते हैं कि रूस दौरे से के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रिया के वियना में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वियना में भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया। भारतीय मूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी। बच्चों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने डिनर दिया है। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का बेहद कामयाब दौरा किया। मॉस्को से रवाना होते समय पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जब वो पहुंचे थे तब भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ वियना में भी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अपने विदेशी दौरे के तहत पहले रूस के दौरे पर रहे और जहां पर रूस भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, उनके साथ डिनर भी किया और वहां का दौरा खत्म करने के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियना में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के तमाम लोग जो ऑस्ट्रिया में रहते हैं वियना में, वो वहां पर मौजूद थे, हाथों में तिरंगा लिए उनके स्वागत करने के लिए। और जब वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो सबसे मुलाकात भी की। इस दौरान बच्चे भी वहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। तो जहां वो जा रहे हैं शानदार स्वागत हो रहा है। इस बीच वियना में भी उनका शानदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर एक तरह से दिया गया जब रूस से रवाना हुए और इसके बाद जब ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे तो यहां पर भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यानी कि सम्मान पूरी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का हर जगह पर किया जा रहा है। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं रूस से रवाना होते समय का और एक तरफ ऑस्ट्रिया के वियना जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब वहां पर भी शानदार स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ही जगह पर दिया गया। सबसे ज्यादा जोर आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे वल्लभ भवन में यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट में ई विधान परियोजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। अमूमन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आज एक दिन बाद बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सुबह 11 बजे वल्लभ भवन में यह बैठक शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले कल लिए गए। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, यह फैसला लिया गया है। 5वीं तक स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दी जाएगी और साथ ही प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू की गई है। शासकीय सामानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को जुलाई महीने के अंत तक निरस्त करने का फैसला किया गया, यानी कि नए सिरे से रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ ही अब सरकारी सामानों की खरीदी जैम पोर्टल से होगी। कैबिनेट ने प्रधान आरक्षक, नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। वहीं नवा रायपुर में आवासहीनों, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने में भी राहत दी जाएगी। आवास के रजिस्ट्रेशन के लिए मकानों के रजिस्ट्रेशन की तारीख में 3 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन भी किया गया है। इसमें ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी और डिजिटल सेक्रेटरिएट को शामिल किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है ऐसे आवासहीन परिवारों को
मुख्यमंत्री आवास योजना से ग्रामीण आवास स्वीकृत करने का भी निर्णय आज की बैठक में लिया गया। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान इस अवसर पर सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को शॉल, श्रीफल और बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और मंत्री केदार कश्यप, सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद थे। आज बीजेपी कार्य समिति की एक जो महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर होने जा रही है, इसमें भी आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होने जा रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उनका आत्मीय स्वागत किया है। और इस दौरान आप देख रहे हैं कि राज्य मंत्री तोखन साहू भी नजर आ रहे हैं, चूंकि शहरी विकास राज्य मंत्री ही तोखन साहू हैं और शहरी विकास के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर के पास में ही है। और साथ ही किरण देव प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आए स्वागत के दौरान, ब्रिज मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे सांसद। इधर रायपुर से खबर, जहां पर आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह बैठक होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये मैराथन बैठक चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद रहेंगे। मंडल अध्यक्ष और पंचायत स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्र और राज्य की योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए चर्चा होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में आगामी कार्य योजना की रणनीति भी तैयार होगी। इधर कांग्रेस के मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा आज खासतौर पर की जाएगी। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी पर भी चर्चा संभावित है, चूंकि 22 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज छत्तीसगढ़ में होना है और इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, जिसको लेकर भी मंथन और आगे संगठन को किस तरह से मजबूती के साथ आगे लेकर जाना है, इसको लेकर 2 दिवसीय मैराथन बैठक चल रही है। लेकिन आज खासतौर पर रायपुर दक्षिण में प्रस्तावित उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन अभी से तैयारियों में जुटने के लिए भी खासतौर पर आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक राजीव भवन में हुई है। बैठक में बिजली कटौती, बिगड़ती कानून व्यवस्था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गलत एफआईआर किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों की निष्क्रियता की शिकायत भी हुई है। इस पर रिपोर्ट बुलवाई गई है। बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने ली। बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई है। दीपक बैज ने कहा कि हम बिजली कटौती, कानून व्यवस्था का मुद्दा सड़क से सदन तक उठाएंगे। वहीं ब्लॉक अध्यक्षों की शिकायतों को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्षों के संबंध में रिपोर्ट आई है, जल्दी ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। भोपाल से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के 3,88,000 कर्मचारियों को सौगात दी गई है। कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकेंगे कर्मचारी। संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। पंचायत सचिवों, आशा, उषा कार्यकर्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार के भी आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा पर अमल की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की पदवार जानकारियां भी इस बीच मांगी है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए में कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार, आशा उषा कार्यकर्ता और ग्राम सचिव से लेकर तमाम संविदा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत अब सभी अपना इलाज करा सकेंगे। इधर रायपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। 32 बिंदुओं पर बदलाव की मांग कर रहे हैं। राजस्व विभाग के कामकाज पर इसका असर भी पड़ रहा है। तो पटवारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। 32 मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से काम पूरी तरह से ठप है। राजस्व से जुड़े कामों पर खासा असर पड़ रहा है।
कांकेर के बेठिया थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई है, जिसकी पहचान 8 लाख की इनामी नक्सली रीता मडियाम के रूप में हुई है। एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला के मुताबिक बिनागुंडा इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ माफ कीजिए बीएसएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है और टीम के पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग यहां पर शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में महिला नक्सली ढेर हो गई, बाकी नक्सली जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। टीम ने घटनास्थल से महिला नक्सली के शव के साथ हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब करेगी। में एक संयुक्त अभियान के तहत छोटे बिटिया के जंगलों में एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ शामिल है। और बिनागुंडा जंगल के आसपास आज जो मुठभेड़ हुआ है, उसमें एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। 303 और एक 315 बोर का और अन्य हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद हुआ है। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।